हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइड्स के बारे में आई थिंक कुछ बताया जाए आप लोगों को। टाइड्स tides, you know that the periodic rise and fall of water, movement of water, periodic fall and rise of movement of water on the sea surface, उसी को अपन टाइड्स बोलते हैं। यानी कि ये पीरियोडिक मोशन है। पहले तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, इट्स ए पीरियोडिक मोशन, rise and fall of water. So what are the forces that generate this tide? The forces responsible for this is, first of all, it is gravitational force, gravitational pull of moon as well as sun का भी दोनों ही gravitational pull लगाते हैं। And apart from that, because of the rotation of the earth, centrifugal force is also tide generating force. और कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ के रोटेशन की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल पुल हो गया मून का एंड सन का। तो बस ये तीन फोर्स की वजह से टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा टाइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइड्स। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। दो तरीके के टाइड्स हैं। एक अपना स्प्रिंग टाइड्स है। स्प्रिंग टाइड्स जनरली वी कैन सी दीज टाइड्स ट्वाइस इन अ मंथ ऑन द ओकेजन ऑफ फुल मून और न्यू मून। जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है तो इन दैट केस वी सी स्प्रिंग टाइड्स। तो एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द planet, yeah, you can say what is the position of the earth, moon and sun. So they are in a there is a term we call it syzygy. They are in a position called syzygy. तो स्प्रिंग टाइड्स के केस में सन, मून और अर्थ जो है सिजगी पोजीशन में, तीन तीन वाई हैं, एस वाई, जेड वाई, जी वाई, सिजगी पोजीशन में होते हैं। सिजगी मतलब तीनों एक अलाइनमेंट होते हैं, दे आर इन अलाइंड फॉर्म। लाइक अब समझो कि ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। सन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मून या तो यहाँ पर होता है या फिर यहाँ पर होगा मून। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में अगर मून होता है तो इट्स कॉल्ड न्यू मून। एंड इफ इट इज अवे मतलब इन अ लाइन बट नॉट बिटवीन सन एंड अर्थ, देन दिस पोजीशन ऑफ मून इज कॉल्ड फुल मून। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल मून, फुल मून। ठीक है, सो इन बोथ द केसेस स्प्रिंग टाइड्स अकर। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है, जो हायर टाइड्स होता है, हाई टाइड्स जो होता है, हाई टाइड्स, दे आर जनरली हायर, यूजुअली हायर देन द एवरेज हाई टाइड्स। जो ऐसे नॉर्मल एवरेज हाई टाइड्स जो आता है उनसे ज़्यादा हाइट्स का होता है हाई टाइड्स। एंड जो लोअर टाइड्स होता है, मतलब सॉरी लो टाइड्स जो होता है, दे आर लोअर देन एवरेज लो टाइड्स, लोअर देन एवरेज लो टाइड्स। एवरेज लो टाइड से वो लोअर होता है लो टाइड्स।
सो इन अ वे वी कैन से दैट कि जो टाइडल बल्ज है वो क्या हो गया, हायर हो गया, रेंज बढ़ गया ना। मान के चलो कि जैसे ये है आपका 0 है, यहाँ कहीं पर एवरेज टाइड होता था, प्लस होता है इस तरफ, इस तरफ माइनस, यहाँ कहीं पर एवरेज हाई टाइड होता था, अब हाई टाइड यहाँ पर हो रहा है स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग टाइड्स के केस में। लो टाइड्स यहाँ कहीं होता था माइनस में, लो टाइड्स, एवरेज लो टाइड्स, अब यहाँ हो रहा है। तो ओवरऑल रेंज देखो तो टाइडल बल्ज जो है वो बढ़ गया। तो स्प्रिंग टाइड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि टाइडल बल्ज या टाइडल रेंज गेट्स इंक्रीज्ड, गेट्स हायर। ठीक है, तो ये अपना स्प्रिंग टाइड्स है। और another tide is called neap tide. Neap tide. So in neap tide, the moon, sun and earth are in a position where it seems to be in a perpendicular to each other. क्वाड्रेचर में होते हैं वो, जैसे वो सिजगी में होते थे, ये क्वाड्रेचर में होते थे। कि सपोज कि यहाँ पर आपका अर्थ है, यहाँ कहीं सन है, तो आपका मून यहाँ पर होगा या फिर आपका मून यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बोथ केसेस में, इन बोथ द केसेस यू कैन सी दैट कि ये परपेंडिकुलर है। हियर ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर। तो मून, this is the first quarter of moon and this is the last, that is the third quarter of moon। ठीक है, तो क्वाड्रेचर में 90 डिग्री पर है, तो उसको नीप टाइड बोलते हैं। तो इन दैट केस आप देख सकते हो, इन दिस केस नीप टाइड के केस में, कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून काउंटर एक्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, काउंटर एक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। सो इसीलिए इस केस में अपना जो टाइड्स का रेंज जो है वो स्मॉलर होता है, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। टाइड्स का रेंज स्मॉलर होता है, यानी कि जो इस केस में हाई टाइड है वो आपको एवरेज हाई टाइड से लोअर होता है, एंड जो लो टाइड है वो एवरेज हाई टाइड्स, एवरेज लो टाइड से हायर हो जाता है। तो ओवरऑल रेंज डिक्रीज हो जाता है। इसको फिर से आप वैसे ही समझिए, जैसे ये 0 पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पर आपका एवरेज हाई टाइड्स हुआ करता था, होता है, प्लस साइड है ये, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ कहीं पर हो रहा है। पहले आपको एवरेज लो टाइड्स कहीं यहाँ पर हुआ करता था, नेगेटिव साइड है ये, और अब आपको हायर हो रहा है, तो नेगेटिव में टुवर्ड्स 0 जाओगे तो इट विल इंक्रीज। तो ओवरऑल रेंज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा कि नीप टाइड में ऐसा होता है कि हाई टाइड एवरेज हाई टाइड से लोअर है, एंड लो टाइड एवरेज लो टाइड से हायर है। बट उस केस में क्या था, स्प्रिंग टाइड के केस में वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाई टाइड्स हायर, लो टाइड्स फर्दर लोअर। ठीक है, तो ये नीप टाइड है। तो एक होता है एब करंट। सपोज कि ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, सपोज दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और ये नॉर्मल सी लेवल है। ठीक है, ये नॉर्मल आपका सी लेवल है। यहाँ कहीं आपका लो टाइड होता होगा, इट यूज टू बी हियर समवॉट हियर, और यहाँ कहीं आपका हाई टाइड होता है। ठीक है, अभी मान के चलो कि सी का लेवल ये है, तो जब हाई टाइड आता होगा तो इट विल राइज लाइक दिस, पानी का लेवल बढ़ जाता होगा। ठीक है, फिर जब लो टाइड आना होता होगा तो इट विल गो लाइक दिस,
पानी में तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। तो जब हाई टाइड, इनिशियल कंडीशन सपोज कि t इक्वल टू 0 पर हाई टाइड है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल टाइम में हाई टाइड है। तो हाई टाइड से लो टाइड जब करंट आता है, जब हाई टाइड से लो टाइड की ओर आ रहा है पानी का लेवल, दिस इज कॉल्ड एज एब करंट। उसका मूवमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। एब करंट का मूवमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और जब लो टाइड से हाई टाइड की ओर पानी बढ़ता है, यानी कि दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो या फ्लड करंट। क्या बोलते हैं? फ्लो या फ्लड करंट। फ्लो, फ्लड, पानी बढ़ता है लेवल, तो एब करंट एंड दिस करंट, ठीक है। तो अब इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट यह है कि ये आप समझ गए, एब करंट, फ्लो, फ्लड करंट। अच्छा, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ? कि सपोज कि ये कॉन्टिनेंट है अपना, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, इधर की ओशियन फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज नॉट लाइक कि कॉन्टिनेंट फिर देन अचानक से ओशियन फ्लोर आ गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बीच में आपका ग्रेजुअल स्लोप होता है, हल्का हल्का स्लोप, स्टीप नहीं, ग्रेजुअल स्लोप होगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा। फिर उसको आपका कहीं पर क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, सेल्फ अलग है, स्लोप अलग होगा, उसका धीरे धीरे फिर आपका ओशियन फ्लोर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रांजिशन होता है कॉन्टिनेंट से ओशियन में। कॉन्टिनेंटल सेल्फ आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, कॉन्टिनेंटल राइज आता है, एंड देन ओशियन बेसिन आता है, ओशियन फ्लोर आता है। सो दिस इज द वे। तो यही मैं बता रहा था वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ जितना ज़्यादा वाइड होगा, जो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स जो आते हैं, वो उतना ही ज़्यादा हाइयर होगा। तो हाई टाइड्स उतना ही ज़्यादा हाइयर होगा जितना ज़्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपका वाइड होगा, उसका फ्रंट जो पार्ट है वो जितना ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है। मतलब कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ काइंड ऑफ आपका बीच हो गया, जैसे ओशियन है और फिर कॉन्टिनेंट है, बीच में जो बीच वाला इलाका होता है ना, बीच, वही हो गया। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टाइमिंग की कि कब आता है, कैसे आता है। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ल्यूनर डे। ल्यूनर डे क्या है? ल्यूनर डे, वी नो दैट कि मून रोटेट्स ऑन इट्स ऑर्बिट एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो जितने टाइम में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, टाइम टेकन बाय इट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, उसी को ल्यूनर डे बोलते हैं। तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में इसको 24 आवर्स 50 मिनट लगता है, ठीक है। और एक ल्यूनर डे में 2 सेट ऑफ टाइडल बल्ज देखने को मिलता है। वी बीन ऑब्जर्विंग कि 2 सेट्स ऑफ टाइडल बल्ज वी कैन सी ऑन अर्थ सरफेस ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग ल्यूनर डे टाइम 24 आवर्स 50 मिनट। जो ये मैं बता रहा था कि ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है। तो हाई टाइड आया किसी एक टाइम पर, तो फिर दूसरा हाई टाइड आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 सेट ऑफ टाइडल बल्ज का मतलब ये हो गया, इट मीन्स दैट कि 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड्स, ठीक है। यानी कि एक सेट ऑफ टाइडल बल्ज आने में, एक हाई टाइड प्लस एक लो टाइड आने में इसको कितना समय लगेगा? 12 आवर्स 25 मिनट्स। मतलब एक हाई टाइड अभी आया, फिर लो टाइड आने में उसको, हाई टाइड आया फिर लो टाइड आया, हाई टाइड लो टाइड, एक सेट आने में 12 घंटा 25 मिनट लगेगा, 12 घंटा 25 मिनट लगेगा,
मतलब ऐसे था यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ पर है, ये नॉर्मल सी लेवल है, तो इसको पहले हाई टाइड आया फिर लो टाइड आया, तो दिस टाइम टेकन इज 12 hours 25 minutes। तो ये एक टाइडल पॉइंट हुआ। तो अब देखो हाई टाइड से जब लो टाइड की ओर आएगा तो इधर जाने में कितना देर लगा होगा, इसको फ्लड करंट होने में कितना टाइम लगा, तो इसका हाफ कर दो 6 hour 12.5 minute। तो हमें ये बताना था कि एब करंट में कितना टाइम लगेगा। हाई टाइड पर है, लो टाइड आने में हम लोगों को 6 घंटा 12.5 मिनट लगेगा। ठीक है, 6 घंटा 13 मिनट के आसपास लगेगा एब करंट, मतलब हाई टाइड से लो टाइड आने में। चूँकि हाई टाइड गया फिर लो टाइड आया, तो इस पूरे में टाइम लगना हम लोगों को लग रहा है 12 घंटा 25 मिनट। तो ये भी तो 2 पीरियड हो गया ना, एक ही है एक ही है, तो इसमें और इसमें इक्वल टाइम लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एक, आपको टाइमिंग का कॉन्सेप्ट ये था। सॉइल्स की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज सेशन इज रिगार्डिंग सॉइल। अगला टॉपिक की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं सॉइल के बारे में। तो इंडिया में बहुत तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, वी हैव सीन सो मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल, बट द मेन क्लासिफिकेशन इज डन अंडर 6 कैटेगरीज। 6 तरीके के में टाइप्स ऑफ सॉइल को बांटा गया है इंडिया में। अलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, जैसे कि अलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स एंड सेलाइन सॉइल्स। उसके बाद आपको एरिड सॉइल्स भी है, फॉरेस्ट सॉइल्स भी है। 3 2 5 2 7, एक कौन सा रह गया, अच्छा, पिटी सॉइल्स, पिटी सॉइल्स। ये 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं अपने। देखिए ऑलमोस्ट एक बात और जान लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट इज फाउंड इन इंडिया, दे आर हैविंग द लैक ऑफ नाइट्रोजन। हर एक सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, चाहे किसी भी तरह का सॉइल उठा लो भारत में, दे लैक इन नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, जैसे अलुवियल सॉइल्स की बात करें, अलुवियल सॉइल्स की बात करें तो अलुवियल सॉइल्स जो है आपको बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में डिपोजिशनल सॉइल है, ये पता ही होगा आप लोगों को, ये सब बेसिक सब चीज़ें हैं। 40% ऑफ इंडिया में यही सॉइल है और इसमें आपको नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, फास्फोरस वगैरह भी नहीं पाया जाता है, बट दे आर रिच इन पोटाश, लेकिन पोटाश पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये समझिए, नाइट्रोजन हर एक सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, फास्फोरस नहीं पाया जाएगा, पोटाश लेकिन पाया जाता है अलुवियल सॉइल्स। अलुवियल सॉइल्स हम लोगों को पता है पेनिनसुलर इंडिया में भी है। नेक्स्ट है हम लोगों का ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, और रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल बोल रहे हैं। आज थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्या? थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए इसको। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी भाई देख ले, नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह सब, पोटेशियम वगैरह नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या पाया जाएगा आपको पता ही है, जैसे लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अलुमिना, पोटास, ये सब में दे आर रिच। तो ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर आपको इसको कॉटन का कल्टीवेशन होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको डेक्कन पेनिनसुला में देखने को मिलेगा। डेक्कन पेनिनसुला में वोल्केनिक ओरिजिन है इसका। वोल्केनो वगैरह पहले आया था ना पेनिनसुला में, पेनिनसुलर इंडिया में, तो उसी सब में जो फिर बना सॉइल वहीं ब्लैक सॉइल है अपना, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, अलुवियल सॉइल के बारे में कल बताए थे आप लोगों को, याद कीजिए। ओल्ड अलुवियल सॉइल एंड न्यू अलुवियल सॉइल। ओल्ड को क्या बोल रहे थे बताइए जल्दी से? भांगर बोल रहे थे। न्यू को क्या बोल रहे थे? खादर बोल रहे थे, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल अपना इधर है डेक्कन इंडिया में, डेक्कन पेनिनसुला में। कोई भी सॉइल अगर रेड कलर के दिख रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड से की वजह से वो दिख रहा है। हाँ, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज़ वेरी गुड इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के केस में वाटर जो रिटेंशन कैपेसिटी है काफ़ी अच्छा है उसका। रेड एंड येलो सॉइल्स में भी वही चीज़ है, आयरन की वजह से रेड दिखता है, अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो येलो दिखेगा वो। लेटेराइट सॉइल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल्स के बारे में। लेटेराइट सॉइल्स जो है लेटर वर्ड से बना हुआ, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक रेड होता है, तो इस सॉइल का भी कलर रेड होता है, ठीक है, रेड होता है। और इसमें पता है इंटेंस लीचिंग होता है, बहुत ज़्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग समझते हो ना आप लोग? जैसे कि बहुत ज़्यादा जब पानी आ जाता है, बारिश वगैरह हो रहा है, तो पानी कहीं जो जमा हो जाता है तो वहाँ का न्यूट्रिएंट्स वगैरह बह जाता है, ब्लू अवे, ठीक है। तो वो आपको फर्टिलिटी सॉइल का ख़त्म हो जाता है, तो इंटेंस लीचिंग होता है। अगर कौन सा सॉइल में लीचिंग होता है तो एल से लेटेराइट, एल से लीचिंग, ठीक है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की जगह पर ये होता है आपको, तो इसीलिए कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें टैपियोका, कैस्यू नट्स, काजू वगैरह, टैपियोका जो आपको वो रूट टाइप का प्लांट है जो जड़ में जो उगते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो टाइप का। टैपियोका वही है जिससे कि आपको साबूदाना वगैरह जो बनता है, साबूदाना, हाँ, तो ये सब उगते हैं लेटेराइट सॉइल्स में। ये आपको बेसिकली लेटेराइट सॉइल्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु के इलाके में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, ठीक है। और एरिड सॉइल वगैरह देखते हैं हम लोग। बस ये बेसिक दिमाग में रखना है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जो है सैंडी एंड सलाइन भी होता है। ये सलाइन सॉइल तो सलाइन होता है, एरिड सॉइल भी सलाइन होता है। मतलब इतना ज़्यादा ये सलाइन होता है कि अगर इवेपोरेट किया जाए तो जो बाकी बचेगा रिमेनिंग इज़ व्हाट इज़ सॉल्ट। रिमेनिंग जो बचेगा वो कॉमन सॉल्ट होगा। तो एरिड सॉइल है, वहाँ का जो वाटर है सलाइन वाटर, अगर उसको इवेपोरेट कर दें तो अपने को कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। तो अगर बोला जाएगा कि किस तरीके के सॉइल टाइप में अगर सॉइल सलाइन वाटर को इवेपोरेट करे तो सॉल्ट मिलेगा, तो सलाइन वाटर तो में सलाइन सॉइल में तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट एरिड सॉइल में भी, चूँकि एरिड सॉइल भी सलाइन इन नेचर है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एरिड सॉइल सलाइन है, एरिड सॉइल सलाइन है।
याद रहेगा, ये बेसिक सा चीज़ है। वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? वेस्टर्न राजस्थान। अच्छा, रेड सॉइल्स वगैरह क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में ऊसर सॉइल किसको बोलते पता है? ऊसर सॉइल। सेलाइन सॉइल को ही ऊसर सॉइल बोलते हैं। सेलाइन सॉइल को ही हम लोग ऊसर सॉइल बोलते हैं। ऊसरा सॉइल या ऊसर सॉइल, ठीक है। तो ये भी जैसे कि आपको पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया कैपिलरी एक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा इरिगेशन जो हो रहा था। इसका सॉल्यूशन ये है सैलिडिटी को ख़त्म करने का कि जिप्सम मिलाइए इसमें। हुआ क्या था, सेलाइन सॉइल बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव इरिगेशन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में, ठीक है, कहाँ पर हुआ? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो उसके टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पर सॉल्ट इज गेटिंग डिपॉजिटेड, सॉल्ट डिपॉजिट हो गया तो ऊसर सॉइल वो बन गया। अगर आप सॉल्ट को ख़त्म करना है तो कैसे, मतलब कि कैपिलरी एक्शन की वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन टॉप लेयर पे सॉल्ट जमा हो गया। एंड इसको अगर इसका सॉल्यूशन क्या है तो जिप्सम ऐड कीजिए। आप लोग जिप्सम के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, तो वो सैलिनिटी उसका रिड्यूस हो जाएगा जिप्सम की मदद से, ठीक है। ओके गाइस, पिटी सॉइल्स तो पता ही आप लोगों को। पिटी सॉइल्स वहीं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो भी है, फिर उसी से अपना ह्यूमस बनता है, फिर उसी से पिटी सॉइल्स वगैरह बनता है। बिहार के नॉर्दर्न बिहार में, साउथ ऑफ उत्तराखंड में देखोगे अगर मैप में तो एक ही जगह दिखेगा, साउथ ऑफ उत्तराखंड एंड नॉर्थ ऑफ बिहार, ठीक है। ये सब कोस्टल एरिया में पिटी सॉइल्स मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? बिहार के नॉर्थ बिहार में। अच्छा बाद में बताएंगे, अभी मिक्स कर। इंडिया का, चलो बता ही देते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता पता है? बिहार में। अबाउट 40% की 42% ऑफ इंडियन गोल्ड फाउंड इन बिहार। बिहार में भी खास करके आपको जमुई में, याद रखिएगा, बीपीएससी में भी पूछ देता है। और उत्तराखंड के साउथ उत्तराखंड में पिटी सॉइल्स, और कहाँ? साउथ उत्तराखंड में कोस्टल एरिया में भी, कोस्ट वगैरह जहाँ भी है पिटी सॉइल्स, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल आप लोगों को पता है एसिडिक इन नेचर होता है। फॉरेस्ट सॉइल एसिडिक इन नेचर, ये सब तो याद रह जाएगा। ठीक है, हाँ यार, हाँ। अच्छा, एक रिफ्ट वैली के बारे में, रिफ्ट वैली, जैसे कि माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच में जो रिवर फ्लो करती है, जैसे कि एक तो नर्मदा है अपना, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है नर्मदा के अलावा दामोदर, शायद आई हैव टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियोस, शायद बता चुके हैं ये, फिर भी ठीक है कुछ। हाँ,
देखिए अलग अलग फॉरेस्ट का ना अलग अलग आपको ट्री का नाम याद रखना होगा। अच्छा ये बताइए, रोजवुड, महोगनी, एनी एंड इबोनी, एग्जाम्पल याद रखें। ये बताइए कि रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, ये सारे ट्रीज के नाम हैं। कौन से फॉरेस्ट में दे आर यूजुअली फाउंड, इन विच फॉरेस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच फॉरेस्ट। ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, याद रखिएगा ये एग्जाम्पल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी। रोजवुड, सैंडलवुड अलग कैटेगरी में, रोजवुड अलग कैटेगरी में। रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी। रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। एवरग्रीन में सेमी एवरग्रीन की बात करें, वाइट सिडार, हॉलॉक केल, वाइट सिडार, हॉलॉक केल, ये सब ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। वाइट सिडार, हॉलॉक केल, वाइट सिडार, हॉलॉक केल, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ठीक है। अच्छा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट कॉमन, द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। बताइए सीजीएल वाले, पूछा जा सकता है आप लोगों को भी, कौन सा फॉरेस्ट, तो वो है आप लोगों को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअल फॉरेस्ट। इसी को हम लोग ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसून डिपेंडेंट, बारिश पे डिपेंडेंट जो है, मॉनसून डिपेंडेंट। बारिश हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया। दो, इसीलिए दो तरीके का फॉरेस्ट बन जाता है बेस्ड ऑन मॉनसून, याद रखिएगा। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, एक तो अपना मॉइस्ट डेसिडियस, एक अपना ड्राई डेसिडियस। तो ओवरऑल डेसिडियस फॉरेस्ट का जो रेनफॉल होता है वो 70 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएगा, रेन फॉरेस्ट कहलाएगा। 70 से 200 सेंटीमीटर में डेसिडियस। तो 100 से 200 के बीच में अगर है रेनफॉल का रेंज तो वो मॉइस्ट कहलाएगा। 70 से 100 के बीच में है तो वो ड्राई कहलाएगा। तो मॉइस्ट डेसिडियस का एग्जांपल बताइए, मॉइस्ट डेसिडियस का एग्जांपल बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीक, सॉल, महुआ, शीशम, महुआ, हुर्रा, आंवला, सीमल, कुसुम, सैंडलवुड, ये याद रखिएगा। टीक, सॉल, शीशम, आंवला, हुर्रा, हुर्रा, टीक, सॉल, शीशम, आंवला, हुर्रा, सीमल, सीमल, कुसुम, सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड, टीक, सॉल, शीशम, आंवला, हुर्रा, सीमल, कुसुम, सैंडलवुड। टीक, सॉल भी है, टीक, सॉल, शीशम, आंवला, हुर्रा, सीमल, कुसुम, सैंडलवुड। रोजवुड क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अच्छा ठीक है, ये सैंडलवुड आपका मॉइस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस। देखिए कभी कभी डिफॉरेस्टेशन होता है, तो डिफॉरेस्टेशन भी ज़रूरी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, लेकिन किस तरीके को फॉरेस्ट को काटना है नहीं काटना है, दैट शुड बी अंडर रेगुलेशन। वो रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो आप नॉर्मल कोई डेसिडियस काट लिए तो ठीक है, मानसून आएगा तो फिर हो जाए,
लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कट करते हो तो भाई वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसका कोई टाइम नहीं, वो अपने आप को अडेप्ट किया उस सिचुएशन में, तो उसको फिर से रीजनरेट होने में, फिर से रीफॉरेस्ट होने में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वापस से हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बारिश होते रहता है। तब धूप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वहाँ केवल बारिश हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे इसलिए रोजवुड वगैरह जो होता है, जो इसका जो इलीगल सप्लाई हो रहा था पुष्पा मूवी में, तो इसीलिए वो गलत था। अगर आप रोजवुड को कट करते हो तो उसका फिर से आप एफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हो ना। हाँ, अगर आप सैंडलवुड वगैरह करते, कुछ और करते तो फिर चलता, लेकिन रोजवुड को नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर से वो वापस नहीं उग पाएगा। आप ये याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को एफॉरेस्ट करना, रीफॉरेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कब होगा, नहीं होगा। और ड्राई का एग्जांपल था टेंडुपालस, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड। नीम क्या है पता? नीम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नीम क्या बताइए तो? नीम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। हाँ, बारिश जो होता है ना, क्यों ऐसा होता है, जब बारिश जब होता है इतना ज़्यादा, रेन फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा रेन होता है, बारिश, तो बताए ना इंटेंस लीचिंग वगैरह हो जाएगा, तो जो सॉइल वहाँ का जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट सब बह जाता है पानी में, ब्लू अवे, तो न्यूट्रिएंट नहीं होता, इसीलिए फिर अब वो न्यूट्रिएंट है नहीं, तो कैसे एक पौधा फिर से बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? टू डिफिकल्ट टू ग्रो ट्री अगेन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन। इसीलिए पुष्पा मूवी में जो रोजवुड जो काट रहा था वो गलत हो रहा था, इलीगल माइनिंग इसीलिए था वो। समझ गए? माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन में पाया जाता है, जैसे कि देवधर, पाइन हो गया, देवधर हो गया, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। स्प्रूस हो गया, रोडोडेंड्रॉन्स हो गया, ये सब माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जांपल है। माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स। Let me see the time. माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को ना एग्जांपल ही याद रखना पड़ेगा, एंड देन लोकेशन वगैरह। एक चीज़ ये देख लीजिए, जैसे वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट है, तो इस तरफ से साउथ वेस्ट मानसून वगैरह आ रहा है, तो वेस्टर्न स्लोप में आपको ये जो वेस्टर्न स्लोप है, तो उधर आपको मिलेगा रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न स्लोप में। लेकिन इसके ईस्टर्न स्लोप में, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में एवरग्रीन फॉरेस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन कहाँ पर? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 3 जगह। लेकिन वेस्टर्न स्लोप्स में रेन फॉरेस्ट। लेकिन अगर ईस्टर्न स्लोप बोल दे तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पर फिर कोई और फॉरेस्ट है, लाइक डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह है। ठीक है, सो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, सफिशिएंट फॉर टुडे। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।